So student, our chapter, if you remember, then our chapter number 7 was going on when we stopped the classes due to winter break on the last working day, that was 22, ठीक है, 21, 22 was there. So the chapter was going on system of particles and rotational motion, and in that chapter we had already completed the portion center of mass, coordinate of center of mass, and motion of the center of mass, how to calculate the center of mass. I told you velocity of center of mass, acceleration of center of mass, and momentum conservation for the center of mass. All that thing we have discussed, and after that I also discussed about the pure rotational motion, and rotational kinematics means the equation of motion for the uniform rotational motion. जो हमारी तीन इक्वेशन हमने ट्रांसलेटरी मोशन में स्टडी की थी, v इक्वल्स टू u प्लस at एंड s equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus 2as. That three equation we also introduced in the same way in the rotational motion, in which I told you that the linear velocity is exchanged by the angular velocity omega, the linear acceleration a is replaced by the angular acceleration alpha, and the linear displacement s or x, whatever we say, is replaced by the angular displacement theta. Okay, so that we all this thing discussed in this connection. And then we started the very important topic of the chapter, that is torque, moment of force. Torque we discussed. So in this consequence I told you that torque is the basically property or physical quantity which has the same importance as the force in the translatory motion. तो टॉर्क का ही मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, तो हम टॉर्क को स्टार्टिंग से ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था टॉर्क था, वो हमारा रनिंग में था, कंप्लीट नहीं हुआ था, ये थोड़ा सा इसमें और कुछ हमें बताना है, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक यू आर ऑल रिमेम्बर्ड, सबको रिकॉल हो गया है क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे थे, क्योंकि 8-10 दिन का गैप आ गया ना, 10-12 दिन का, तो कई बच्चों को पता नहीं होगा कि मतलब सर क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं। तो मैंने थोड़ा आपको इसलिए एक बैकअप भी दे दिया आपको, मैंने पूरा बता दिया कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, और व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। एंड दिस टॉपिक एक्चुअली आई स्टार्टेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे बिफोर द विंटर ब्रेक, दैट आई स्टार्टेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे बिफोर द विंटर ब्रेक, ठीक है। यस, अंबिका संघी इज रिकॉल्ड वेरी नाइसली, force into perpendicular distance from the rotational axis, very good beta. And other students should also, अभी भी देखो 17 students are there still, मतलब स्ट्रेंथ में कोई मतलब इंप्रूवमेंट नहीं होता नजर आ रहा है। 11C की वही स्ट्रेंथ नजर आ रही है जो विंटर ब्रेक के पहले हुआ करती थी, वही मैक्सिमम 22-23 तक पहुंच जाती थी, बस उससे ऊपर कभी गई नहीं स्ट्रेंथ। विशेष सिंह राघव इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, वेरी गुड। So I told you that कि सपोज मान लीजिए ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेट अस से x, y एंड z, और ये कोई भी आपकी रिजिड बॉडी है और ये उसकी रोटेशनल एक्सिस है, ये y और y डैश इसकी रोटेशनल एक्सिस मान लेते हैं अपन, ये y डैश, ठीक है। और ये उसके किसी भी पार्टिकल को अपन यहाँ कंसिडर करते हैं, उसका क्या है, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, p पार्टिकल अपन यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कोई भी, और ये उसकी बेसिकली क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस हो गई, इसका व्हाट वी कैन से पोजीशन वेक्टर, वी कैन से r वेक्टर, इसको लीवर आर्म भी कहते हैं अपन। अब सपोज हमें इसको क्या करना है, रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर किसी थीटा एंगल पे क्या लगाया, कोई एफर्ट लगाया, फोर्स लगाया। तो इसको थीटा एंगल में फोर्स लगाया, तो जिस पॉइंट पे अपन फोर्स लगा रहे हैं उसी को अपन P मान लेते हैं यहाँ पे। तो इस लाइन को, जिस पॉइंट पे अपन फोर्स लगा रहे हैं उसी के अलावा हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो उस इमेजिनरी लाइन को अपन ने क्या बोला था बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन, क्या बोला था उसको अपन ने, दैट लाइन वी टोल्ड एज ए लाइन ऑफ एक्शन। समझ में आ रही मेरी बात। मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए उसका एक जो उसकी पोजीशन है, साइड है, उसके किसी भी एंगल पे मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, थीटा एंगल पे फोर्स लगाया। अभी थीटा अपन कुछ भी ले सकते हैं, तो हम देखेंगे कि थीटा की कौन कौन सी वैल्यूज पे हमको क्या क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है।
तो लेट अस से द फोर्स इज अप्लाइड एट एनी थीटा एंगल, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसी के अलोंग यदि अपन एक इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर दें, दैट लाइन इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ फोर्स आल्सो वी कैन से समटाइम। क्लियर बच्चों? ये मैंने आपको लास्ट वर्किंग डे पे एक्सप्लेन किया था इफ यू रिमेंबर, तो मैं उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से ले रहा हूँ सो दैट ऑल शुड बी कंफर्टेबल। अब अपन ये रोटेशन एक्सिस देख रहे हैं, वाई ओ वाई डेज की रोटेशन एक्सिस, इसके अबाउट ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कोई एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। सो यहां से अपन 90 डिग्री पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, लेट अस से ओ एन। ये अपन ने ओ एन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली, ठीक है। तो दैट टॉर्क इज बेसिकली सेड एज द force, torque equals to, we can say, force into perpendicular distance, force into perpendicular distance from line of action, perpendicular distance from the line of action we can say, मतलब line of action, perpendicular distance from line of action from the rotational axis, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन की रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको पूरा लिख देता हूं क्योंकि कई बार हम केवल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखते हैं तो उससे क्लियर नहीं होता पूरा, समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं पूरा लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस। तो रोटेशनल एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दैट टॉर्क इक्वल्स टू एफ, और दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन वी कैन से, so that torque equals to F into ON, क्या लिख सकते हैं अपन, ON upon R, we can say sin theta, करेक्ट बच्चों? देखिए परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आई टोल्ड यू दैट इज cos थीटा sin थीटा ऑलरेडी, so we can say ON equals to R sin theta. So that is R sin theta we can write here. So we can write torque equals to RF sin theta. So this is the value of torque we discussed. Torque is equals to RF sin theta, and in vector notation also we can write torque equals to R vector cross F vector. This is the value of torque in vector notation, means the vector product of R vector यानी position vector, or we can say lever arm, and the force vector, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज बेसिकली टॉर्क। टॉर्क इज ए कैटेगरी ऑफ द वेक्टर व्हिच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। इफ यू रिमेंबर इन वेक्टर्स, on the basis of physical quantities described, we can classify the vectors in two categories. The first one was the polar vector, and the another second one was the axial vectors. So polar vector means those vectors which which are associated with the translatory motion of the object or any particle, ठीक है। And the another one is the basically we can say axial vectors. Axial vector means those vectors which are associated with the rotational motion or rotational axis. So accordingly we can say that torque equals to RF sin theta, R vector cross F vector, we can say. Okay students, so this is RF sin theta we can say here. I think it is clear to everybody. Any doubt you can ask me. यदि इस फॉर्मूले में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ, और इन चैट बॉक्स आल्सो यू कैन आस्क योर डाउट। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया था। तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, आई थिंक इट इज क्लियर टू, ये आपने लिख लिया होगा। इफ यू नॉट रिटन देन यू शुड राइट इट। now what we can say, direction of the torque or vector rotation we can say.
डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क का डायरेक्शन अपन कैसे देते हैं? तो जैसा कि अपन जानते हैं कि सपोज मान लो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनका कुछ क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिलता है, दैट इज इटसेल्फ ए वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर, दैट वी कैन से। तो जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के प्लेन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ओके, अरे भाई जैसे अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू कोई सी वेक्टर लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसकी डायरेक्शन क्या बोलते हैं? ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर पड़ी थी ना। ये भी वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं। वेक्टर प्रोडक्ट आई थिंक यू हैव स्टडीड योर वेक्टर चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। ठीक है बच्चों, आई थिंक सबको समझ में आ रही मेरी बात। 16 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर। कई बच्चे लगता है उठ नहीं पाए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो है अभी अपने हैबिट को इंप्रूव करके वापिस से 8 o'clock पे फिजिक्स की क्लास के लिए रेडी रहना है डेली। ओके, कब तक आप पढ़ाई से भागोगे? ठीक है, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द स्टडी फॉर द लॉन्ग टाइम। सो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज perpendicular to the plane of r vector and f vector। तो r वेक्टर और f वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है किसकी? टॉर्क की। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r वेक्टर एंड f वेक्टर। ठीक है, अब देखो यदि r वेक्टर से f वेक्टर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रोटेशन टेंडेंसी डिपेंड करता है। अपन ने बताया था राइट हैंड थंब रूल, आपको पता है ना, थंब रूल से जितने वेक्टर नोड की डायरेक्शन। भाई आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है ना। तो उसके लिए अपन क्या बताते हैं? राइट हैंड थंब रूल बताते हैं, आपको याद होगा। और एक और था, राइट हैंडेड स्क्रू रूल भी था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, आई थिंक आपको सब बातें रिकॉल हो रही होगी। सो इफ द rotation r cross f is anti-clockwise, then torque will be perpendicular outward, और if rotation r cross f is clockwise, then we can say torque will be perpendicular inwards। तो यदि टॉर्क r क्रॉस f रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, और रोटेशन r क्रॉस f यदि क्लॉकवाइज है तो आपका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। ठीक है, अंबिका संगीत सेइंग यस सर। इरशाद हुसैन इज सेइंग डॉक्यूमेंट भेजो किसको? दीपक को। तो यू शुड प्राइवेटली टॉक टू दीपक, मिस्टर इरशाद हुसैन, डोंट मैसेज इन द क्लास है। You can privately send the message to the whatever your friend, whatever you want, because in the class everybody is reading your message. Okay, you just take care about this. So direction of the torque is perpendicular to plane of r vector cross f vector, and if the rotation anti-clockwise then it will be perpendicular। आउडियो बात सबको समझ में आ गई बच्चों? आई थिंक यानी अपन इसको डायग्राम से भी शो कर सकते हैं इस तरह से कि सपोज हमारे पास दो पोजीशन है, ये आर क्रॉस हो गया, ये आर वेक्टर का हो गया, एंड दिस इज एफ वेक्टर। तो आर क्रॉस एफ यदि मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। और यदि मान लीजिए ये आपका एफ वेक्टर है तो ये टॉर्क आपका क्या हो जाएगा? इनवर्ड। ठीक है,
सो दिस इज, सॉरी ये अभी एफ ले लेते हैं इधर, और ये आपका आर वेक्टर। तो दिस इज नाउ क्लॉकवाइज, तो टॉर्क आपका इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। यस, नाउ ऐसा यूनिट यू नो, टॉर्क की ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगी, आर एफ साइन थीटा, साइन थीटा इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, so unit of SI unit of the torque is Newton meter. Okay, टॉर्क की SI यूनिट जो होती है that is Newton meter. Clear? न्यूटन मीटर इसकी डायरेक्शन अपन देते हैं। ओके, सो नाउ अब अपन लिखते हैं टॉर्क इन द कंपोनेंट फॉर्म। अब हम टॉर्क को कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। हाउ कैन वी राइट, लेट अस सी। देखो टॉर्क को अपन लिख सकते हैं टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे कैप, कंपोनेंट मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको। यानी एक्स डायरेक्शन में टॉर्क कितना होता है, वाई डायरेक्शन में कितना होता है। सर प्लीज आपके हैंड में नोट्स सेंड कर देना। अरे मैंने किए नहीं क्या, आज ही कर दूंगा, सॉरी। यस 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 यस, अंबिका संगी ने रिमाइंड कराया, मैंने बोला था एक दिन। ओके ओके, sorry I forgot, I will just day or day after today or tomorrow I will send you the notes. Actually I have to scan the notes first, so that's why it is taking time. Okay, today I will do, don't mind. R vector equals to, we can say x I cap plus y j cap plus z k cap, and f vector we can say fx I cap प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो टो एक्स आई कैप प्लस टो वाई जे कैप प्लस टो जेड के कैप। तो अपन आपको बताया गया होगा कि जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेट से करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, यू नो दिस। आई थिंक जब भी हम दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको क्या करना होता है, उनका डिटर्मिनेट मेथड से करना होता है। ये आपको चैप्टर नंबर 4 में जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया था, जब बताया गया था, डेफिनेटली आपको रिकॉल करना है इसको, थोड़ा इसको वापिस से आपको दिमाग में फिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एक्स आई कैप जे कैप एंड के कैप सबसे पहले लिखते हैं। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टॉर्क का वेक्टर प्रोडक्ट में लिखा था आर क्रॉस एफ। तो आर मतलब पहले एक्स, आर के कोऑर्डिनेट फॉर्म लिख देते हैं एक्स वाई जेड, फिर फोर्स के लिख देते हैं एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ओके, अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आई कैप के लिए सोल्व करेंगे, तो पता है ना तरीका सबको। आई थिंक जैसे आपको बताया गया था, ये आई कैप के नीचे वाला और इसके राइट लेफ्ट वाला, इसको अपन एक बार हाइड कर लेते हैं और बाकी ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। क्लियर, ये आपके मैथ्स वाले, मैथ्स में भी आता है, ये डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको। आई थिंक डिटरमिनेंट आपके 11th क्लास की मैथ्स में ही है। फिर यहाँ पे एक तरीका आपको बताया था, प्लस आई फिर माइनस जे होता है, प्लस आई माइनस जे फिर प्लस के, रोटेशन इस तरह से चलता है। तो आई थिंक इट इज क्लियर। दोबारा देख लीजिए आई कैप के लिए सोल्व कैसे किया। आई कैप के नीचे वाला और साइड वाला अपन ने हाइड कर लिया एक तरह से, उसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, क्रॉस लाइक दिस, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई लाइक दिस।
Similarly, minus j cap we can write. तो माइनस जे, तो जे वाले का नीचे वाला साइड वाला तो एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स and plus k cap again. Now it is again plus k cap is there, plus I minus z, then plus minus plus, इस तरह चलता रहता है ये। और ये k के नीचे वाला और साइड वाला अपन रिमूव करेंगे तो x एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स वी कैन राइट। तो इस तरह से अपन इस डिटरमिनेंट को क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं बच्चों। दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को करने का एक मेथड है, मैथमेटिकल मेथड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे करते हैं, दैट आई हैव टोल्ड यू। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ। Now you can compare tau x equals to yf z minus zf y, tau y equals to we can write, ये माइनस को अंदर एंटर करा देंगे तो जेड एफ एक्स पहले आ जाएगा माइनस एक्स एफ जेड, देन टाउ जेड आपका आएगा एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। तो स्टूडेंट दीज आर द थ्री कंपोनेंट। हमने क्या कर दिया, एलएचएस और आरएचएस में आई केप जे केप और के केप के कोफिशिएंट्स का कंपेयर करा दिया। we are comparing the coefficients of I cap, J cap and K cap in LHS and LHS side. Okay, so what we get, like in the LHS side coefficient of I cap is tau x, then here the coefficient of I cap is this whole quantity yfz minus zfi, so they should be equal to each other, like that. In the same way tau y, now here you just keep it in your mind, ये माइनस को मैं एंटर अंदर करा दिया है तो इसलिए मैं जेड एफ एक्स को पहले लिख दिया है और एक्स एफ जेड को मैंने बाद में माइनस, क्योंकि उसको प्लस जे किया, क्योंकि इधर भी प्लस जे है ना आपका, देखो इधर भी प्लस जे है तो इधर भी प्लस जे होना चाहिए, तो इस माइनस को अंदर ले लिया तो ये माइनस वाला इधर आ गया, इधर आ गया। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड ना। एंड नाउ इट इज टाउ जेड कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क। So these are the basically value of the torque, formula of the torque in the component form, Cartesian component form. इसमें एक बात आप नोट कर सकते हैं, जैसे अपन ने बताया था कि टॉर्क जो होता है वो आर और एफ के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो इसमें आर यानी वाई और फोर्स जेड, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्स है। देख लो, दिख रहा है सबको भाई, एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम आई नो दैट, आई थिंक यू नो दैट। यहाँ देखिए जेड पोजीशन वेक्टर, फोर्स एफ एक्स, इन दोनों के परपेंडिकुलर टॉ वाई। तो जो बात अपन ने अभी बताई थी कि टॉर्क इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, वो बात हमें इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने टो एक्स टो वाई और टो जेड की वैल्यू लिखी है, वहां पे भी हमको ये ऑब्जर्व होती हुई या फॉलो होती हुई नजर आ रही है। क्लियर स्टूडेंट्स, वहां पे भी हमको ये बातें जो है वो ऑब्जर्व होती हुई या फॉलो होती हुई नजर आ रही है। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ इसके बाद हम कुछ कंडीशंस ले लेते हैं, स्पेशल कंडीशंस इन द टॉर्क। नाउ वी कैन टेक सम स्पेशल कंडीशंस। लेट अस से केस 1। तो केस 1 now we can take here, let if r vector and f vector are perpendicular to each other, r vector and f vector are perpendicular to each other. so यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि r vector and f vector perpendicular to theta क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, and we know that sin 90 is maximum 1, तो हमारा टॉ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आर एफ साइन थीटा बताया था ना अभी, तो साइन 90 आ जाएगा। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन द टॉर्क इज मैक्सिमम।
टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशंस हैं दैट वी वांट टू सी नाउ स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम टॉर्क वी कैन राइट आर एफ। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टॉर्क if the position vector or lever arm and the force vector are perpendicular to each other, then we can say that the torque will be maximum here. तो वहां पे अपन ये कह सकते हैं कि टॉर्क जो होगा that will be maximum. I think it is clear. इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. Anybody can ask me if any doubt is there in this. You can ask me your doubts. And similarly, if I say case 2, if r vector and f vector are parallel to each other, so that is theta equals to 0 degree, and we know that sine 0 is 0. Minimum value of the torque we can write 0. तो देखिए कभी भी लीवर आर्म की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तो कभी ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा. जैसे स्क्रू ड्राइवर होता है ना, तो स्क्रू ड्राइवर की लेंथ के अलॉन्ग यदि आप फोर्स लगाएंगे तो वो रोटेट नहीं करेगा कभी भी. वो जमीन के जो वॉल है उसके अंदर धंसने की टेंडेंसी रखेगा, जाने की टेंडेंसी रखेगा. समझ में आ रही बात. जैसे स्क्रू ड्राइवर से आपने कई बार पेज वगैरह खोले होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह बनाते रहते हैं और घर में भी छोटे मोटे काम हम करते हैं तो वहां पे भी हमें कई बार करना पड़ जाता है. ठीक है ना, स्क्रू ड्राइवर से पेज को खोलना या बंद करना है ना. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे हैव डन, कभी ना कभी तो किया ही होगा इस तरह से आपने. तो आपने नोट किया होगा कि स्क्रू ड्राइवर को जब आप पेज पे अटैच करेंगे तो उसको रोटेट करने के लिए आपका जो फोर्स है वो उस जो स्क्रू ड्राइवर का लेंथ है उससे किसी न किसी एंगल पर होना चाहिए. जो उसकी लेंथ है उसके अलोंग यदि आप अपना फोर्स लगाएंगे देन द स्क्रू ड्राइवर विल नॉट रोटेट. The screwdriver will not rotate. It will have the tendency to put into the wall, insert into the wall. नहीं, 180 डिग्री का मतलब क्या है? 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री मींस व्हाट डू यू वांट टू से इरशाद हुसैन? 180 डिग्री मतलब आप उसको बाहर खींच रहे हैं. किसी एंगल पर लगाना पड़ेगा अदर देन 0 एंड 180 डिग्री. 180 डिग्री में भी टॉर्क 0 होगा, sin 180 0 होता है. Still you take if theta equals to 180 degree then torque is also 0 because sin 180 is also 0. तो बिल्कुल सही है. अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं आई थिंक कि 180 डिग्री पे भी टॉर्क 0 होगा. ओके, इफ यू वांट टू से दिस देन इट इज करेक्ट. 180 डिग्री पे भी टॉर्क 0 होता है. ओके, मतलब यू वांट टू से दैट आर एंड एफ वेक्टर आर 0 डिग्री टू ईच अदर और 180 डिग्री टू ईच अदर दैट द टॉर्क विल बी मिनिमम. ओके, दैट इज करेक्ट. तो बात समझ में आ गई ना. तो ये है. अब जैसे ways to increase the torque, ways or method to increase the torque, मतलब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट आर द वेज, तरीके, क्या क्या तरीके हैं? व्हाट आर द वेज, मेथड्स आल्सो वी कैन से. व्हाट आर द मेथड और वेज टू इंक्रीज द टॉर्क ऑन एनी ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी सिस्टम. सपोज ओवर थीटा इज इक्वल टू 90, देन मैक्सिमम टॉर्क हमने ले लिया. तो सबसे पहले तो टॉर्क को मैक्सिमम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो पोजीशन वेक्टर है, लीवर आर्म है, उसके परपेंडिकुलर हमें फोर्स, जिस पॉइंट पर अपन फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन के. लाइन ऑफ एक्शन समझ गए ना? जिस पॉइंट पे आप घुमाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं उसी के अलोंग एक इमेजिनरी लाइन को अपन बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन. भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करोगे तो रोटेट करने के लिए किसी न किसी पॉइंट पे फोर्स लगाओगे, उसी पॉइंट के अलोंग इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन. तो वो जो आपका एंगल है आर वेक्टर वो उस एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम, सॉरी, F इक्वल्स टू टॉर्क मैक्सिमम अपॉन R. तो देखिए सीधी सी बात है, ज्यादा टॉर्क का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इजीली रोटेट कर जाए. ठीक है ना, तो इजीली रोटेट कर जाए. तो अब देखिए यदि यहाँ पे R आपका ज्यादा होगा, R यदि ज्यादा होगा तो F फॉर द गिवन टॉर्क,
यदि अपन आर को इंक्रीज कर देंगे तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए लगाया गया एफर्ट फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एफ एफ ही तो क्या कर रहा है, उसको घुमा रहा है। ठीक है, तो यदि अपन लीवर आर्म की लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा एफ कम हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट आसानी से घूम जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सबको क्लियर होना चाहिए। यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमें इजीली रोटेट करना है, इजीली रोटेट करने का मतलब हो गया कि एफ कम होना चाहिए। कम फोर्स लगाने से वो इजीली रोटेट हो जाए, मतलब इजीली रोटेट करने के लिए उस पर फोर्स कम लगाना पड़ेगा। आई थिंक ऑल आर एग्री विद दिस कंसेप्ट व्हाट आई एम टेलिंग। फोर्स जो होता है वो आर वेक्टर की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, वो तो है। और आर वेक्टर की वैल्यू यदि ज्यादा होगी तो हमारा फोर्स कम हो जाएगा, यानी लीवर आर्म जितना ज्यादा होगा, मतलब जिस पॉइंट पे अपन फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी रोटेशनल एक्सिस से, उतना ही ज्यादा बेसिकली आपका जो है वो व्हाट वी कैन से टॉर्क होगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हिंजेस वगैरह होते हैं उसमें बेसिकली जो हिंजेस होते हैं उसमें जो है आपके जो कई बार आपने देखा होगा दरवाजों पे डोर्स वगैरह पे जो कुंडी वगैरह होती है और जो डोर्स होते हैं वो रोटेशनल एक्सिस से जो हिंजेस होते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं। ओके, आई कैन शो यू ए वेरी स्मॉल थिंग। हालांकि ये सब आपको पता होगा। देखो ये डोर आपको नजर आ रहा है, इट इज अवर क्लासरूम and now all you can see this door. Okay, now you see this handle is there. I think this handle is visible to everybody. I think it is visible to everybody. Now I am rotating this door. Now I am closing or opening this door, it means I am rotating this door. तो मैं इस हैंडल को पकड़ के इसको रोटेट करता हूं, तो ये इस दरवाजे का क्या है, रोटेशन एक्सिस है। सबको विजिबल है डायग्राम? I think this diagram is visible to everybody. Diagram in the sense this scene, this door is visible to everybody, I think. Okay, not visible? मैंने रोटेट कैमरे को घुमा दिया आपके दरवाजे की तरफ। आई थिंक दिस डोर इज विजिबल टू एवरीबडी। तो नाउ यू सी, यस सर, मैनी आर सेइंग यस सर। तो अभी ये देखो, ये मेरा हाथ देखो, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है। दिस इज द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द डोर, दिस इज द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द डोर। अब ये सपोज ये हिंजेस है, ये इसका हैंडल है। अब आप सोचो इस हैंडल को यदि मैं यहाँ पे फिट कर दूं और फिर दरवाजा खोलने की कोशिश करूं तो क्या कभी दरवाजा बंद होगा, खुलेगा? नहीं खुलेगा। यू कैन ट्राई एट योर लेवल। यदि ये वाला जो सिस्टम है इसका हैंडल का, हिंजेस का, इसको यदि हम यहाँ पे फिट कर दें, ये इसकी रोटेशन एक्सिस है, इसके बहुत क्लोज फिट कर दें और फिर हम उसको पकड़ के घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि वो कभी भी रोटेट नहीं करेगा। तो अब आप देखिए हमेशा इसको कहाँ लगाया गया, एकदम इसके एजेस पे लगाया गया, यानी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। ये इस डोर का रोटेशनल एक्सिस हो गया और रोटेशनल एक्सिस से इसको यहाँ लगाया गया है कौन, एजेस पे, तो दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर अपन ने क्या कर दिया, मैक्सिमम हो गया। तो आर के मैक्सिमम होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये इजीली रोटेट हो जाएगा। मतलब वी हैव टू अप्लाई द लेस फोर्स, हमको क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ अगेन द कैमरा इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द बोर्ड। तो क्लियर सबको? यस, टू मिनिमाइज द फोर्स एफर्ट वी कैन से। ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये देखो मैंने आपको क्लासरूम के डोर से ही एक्सप्लेन कर दिया ये वाला कंसेप्ट। आर इंक्रीजेज, एफ इंक्रीजेज, मतलब ऑब्जेक्ट इजीली रोटेट कर जाएगा ये वाला। इसीलिए जो हैंडपंप वगैरह होते हैं विलेजेस वगैरह में, हमारे सिटीज में भी होते हैं, आजकल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं इस तरह से। ये हैंडपंप होता है, हैंडपंप। तो हैंडपंप को भी आप देखेंगे कि ये इसका रोटेशनल एक्सिस हो गया, तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे आप जब उसको रोटेट करेंगे तो ये इजीली रोटेट करेगा। हैंडपंप का जो हैंडल होता है ना, जिसको अपन इस तरह से ऊपर नीचे करते हैं, जिससे फिर पानी निकलता है उसके टैप में से, हैंडपंप सभी ने देखा होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूं कि इस हैंडल पे आप फोर्स, इसको इजी रोटेट करना चाहते हैं तो आपको अपना जो फोर्स है ना एकदम इसके एज पे लगाना पड़ेगा। इसका जो एज, इसका जो लास्ट वाला कौन ये नारा है, एजेस पर। अब यदि आप अपना एफर्ट एकदम यहाँ पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो हैंडपंप का जो हैंडल है वो रोटेट ही नहीं होगा आपसे। ठीक है, तो इसीलिए
और इससे मतलब कई चीजें हैं। स्क्रू ड्राइवर ज्यादा लेंथ के जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, छोटे लेंथ के, कम लेंथ के स्क्रू ड्राइवर जो है आपके वो पावरफुल स्क्रूज को या पावरफुल नट्स को या जो एकदम टाइटली क्लोज नट्स होते हैं उनको ओपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे टॉर्क, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रोटेट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने आर को कम कर दिया वहां पे। तो ज्यादा लेंथ के आपके जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं वो सूटेबल होते हैं, वो अच्छे होते हैं। तो दिस इज ओके। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि अपन टॉर्क को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो थीटा को 90 डिग्री करके, और एक जो हमारी लीवर आर्म है उसकी लेंथ को इंक्रीज करके, आर को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। टॉर्क को बढ़ाने का मतलब फोर्स को क्या कर सकते हैं, एफर्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका टॉर्क तो थोड़ी कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो आर को इंक्रीज करने से हमारा एफ कम हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इजीली रोटेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टॉर्क तो कांस्टेंट है वहां पे। अब इसमें आता है कपल। व्हाट इज कपल? इफ द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ए पेयर ऑफ, ठीक है, कपल इज अ पेयर ऑफ टू फोर्सेस of equal magnitude but opposite direction, pair of two forces of equal magnitude but opposite direction which can produce the torque in the object। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस कर सकें। पेयर ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, एमएजी मतलब मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, but opposite direction which can produce the torque in object, जो ऑब्जेक्ट में या उस सिस्टम में टॉर्क क्रिएट कर सकते हैं, दैट कॉल्ड एज अ कपल। उनको क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक दिस, ये है जैसे मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब सपोज मान लो एक फोर्स अपन ने इधर लगाया और एक फोर्स अपन ने इधर लगाया, ये आपका रोटेशनल एक्सिस है, ये ओ पॉइंट है, ए ओ, और ये बी। तो एक फोर्स बी पे लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है ए पर। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस तरह से क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी रखेगा ही रखेगा। तो ए और बी पे लगने वाली जो फोर्सेस नजर आ रहे हैं आपको, उनको अपन क्या बोल देंगे, कपल बोल देंगे। तो कपल का मतलब क्या होता है कि दो फोर्सेस का ऐसा पेयर जो कि ऑब्जेक्ट में रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट उसके अंदर आपका क्रिएट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज कॉल्ड एज द कपल। ठीक है, तो देखो, तो टॉर्क ड्यू टू फर्स्ट फोर्स, पहला फोर्स किसको मान रहे हैं अपन, जो ए पे लग रहा है, दैट इज कैन टॉ वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए। ठीक है, और ये इनकी लाइन ऑफ एक्शंस हो गई, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उन्हीं के अलोंग अपन लाइन ड्रॉ करते, लाइन ऑफ एक्शन हो गई। और टॉर्क ड्यू टू सेकंड फोर्स एट बी, बी पे टॉर्क, बी के जो बी पे फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क टू इक्वल्स टू एफ इंटू ओ बी। अरे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, ये जो बी से लाइन जा रही है इसे रोटेशनल एक्सिस कह सकते हैं, एक्स वाई दैट इज। अब ये दोनों टॉर्क क्या है, सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि जैसे ओ के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं तो आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उससे दूर की तरफ होगी। तो आर क्रॉस एफ, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया।
इसी तरह से यहाँ पे जो आर वेक्टर डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ होगी, तो ये भी आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, बोथ द टॉर्क्स आर इन द सेम डायरेक्शन। तो इस सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क हो जाएगा टॉ इक्वल्स टू टॉ वन प्लस टॉ टू। तो ये हो जाएगा एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, जिसको अपन लिख सकते हैं एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी। और ओ ए प्लस ओ बी क्या हो गया, इसको अपन आर बेस से ओ ए प्लस ओ बी क्या हो गया, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है उनके बीच की डिस्टेंस हो गई, नहीं हो गई। यस, अटेंडेंस ले रहे हैं, डोंट वेरी। विशेष सिंह राघव अटेंडेंस लेना चाहते हैं, अभी लेते हैं बेटा, पढ़ा दूं पहले थोड़ा सा। और तो ये आपकी क्या हो गई, ओ ए प्लस ओ बी क्या हो गई, लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। जहां से ये फॉर्मूला आ जाता है, ये फॉर्मूला 12th क्लास में कई जगह काम आएगा आपके। 12th क्लास में कई जगह हम टॉर्क निकालेंगे, अलग अलग चैप्टर में, इलेक्ट्रिक टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क, वहां पे ये फॉर्मूला काम आएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेज इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रही है, दे आर क्रिएटिंग द टॉर्क, दे आर प्रोड्यूसिंग द टॉर्क। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट, उसके ऊपर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा दोनों की फोर्सेस के कारण, दैट नेट टॉर्क विल बी, वी कैन से, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। मतलब कि वो जो दोनों फोर्सेस जिन पॉइंट्स पे लग रहे हैं उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स से, किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड से अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। नाउ अटेंडेंस का पैटर्न हमारा वही रहेगा, आई विल टेक द स्नैपशॉट ऑफ योर नेम्स and then I will put your attendance. Today still now 20 students are present in the class, and from starting I also seeing that only 20 students were there in the class. So ठीक है स्टूडेंट्स, so I have taken your snapshot of your names. So this is about the couple and torque due to the couple. couple कैसे अपन couple का मतलब समझ गए कि दो फोर्सेस जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल अपोजिट इस तरह से काम करते हैं कि उनका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करता। ठीक है, अब देखो इसको अपन कपल नहीं कह सकते, कपल कहने के लिए उन्हें वो एक दूसरे के कोइंसाइड नहीं होने चाहिए। अब जैसे मान लो ये कोई रॉड है आपकी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब एक फोर्स इधर काम कर रहा है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, क्या इनको कपल कह सकते हैं अपन? इनको अपन कपल नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गई, एक दूसरे से कोइंसाइड हो गई है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी क्या हो गया, जीरो हो गया, थीटा 90 डिग्री 0 डिग्री हो गया ना। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि इक्वल और अपोजिट मैग्नीट्यूड वाले फोर्सेस को कपल कहें, मैंने इसलिए डेफिनेट लिखा था इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्सेस जो कि रोटेटिंग इफेक्ट क्रिएट कर दें। अब इनके कारण ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा क्या, ये इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है तो ऑब्जेक्ट स्थिर रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा ना अपनी जगह, ये रोटेट कैसे करेगा? तो रोटेट करने के लिए वो जो फोर्सेज हैं वो किसी एंगल पर होने चाहिए, उनसे उनकी जो लीवर आर्म है उसकी जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की उससे किसी न किसी एंगल पर होने चाहिए। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वाले एग्जांपल में टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनको कपल कह ही नहीं सकते, ये कपल है, इन दोनों को अपन कपल कह सकते हैं। ठीक है, और यदि मान लो दोनों फोर्सेज एक ही डायरेक्शन में लग रहे होते तो भी वो कपल नहीं होते, तो भी ऑब्जेक्ट आपका रोटेट करने की टेंडेंसी नहीं रखता, तब तो ऊपर की तरफ क्या कर जाता, ट्रांसलेटरी मोशन कर जाता। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रहनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉर्क वाला कंसेप्ट अपना खत्म होता है, और आई थिंक कि आपको आज की क्लास में टॉर्क वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
Okay, so students, now we will start the angular momentum and conservation of angular momentum and other things. Moment of inertia is also left. The very important topic of this chapter, moment of inertia, I. So with this, now I finish the class because the time is already over. 8:50 is there. So now we can, finish the recording first.